आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। पिछले एपिसोड में आर्टिकल 22(3) के अंतर्गत किसी भी अपराधी को अपने बचाव में संवैधानिक अधिकार दिए जाने के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम क्या निवारक निरोध कानून जनता के लिए अनुकूल है, जैसे NSA आतंकवाद निवारक अधिनियम, क्या निवारक निरोध कानून भारत के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश मानते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। क्या निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए अपराधी को 3 माह से अधिक जेल में रखा जा सकता है? ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब संविधान के आर्टिकल 22(4) में हम खोजने की कोशिश आज करते हैं। आर्टिकल 22(4) के अंतर्गत संविधान के मूल शब्द क्या हैं? सर्वप्रथम हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान के मूल शब्द क्या हैं। यह मूल शब्द है: नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस एंड एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्सन्स हु have been or are qualified to be appointed as a judge of a high court has reported before the expiration of the said period of the 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention, provided that nothing in this sub-clause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause V of clause 7। इसका यदि हम क्लॉज का हिंदी में अनुवाद समझने की कोशिश करें तो आशय यह है कि निवारक निरोध कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का उपबंध करने वाली कोई भी विधि किसी व्यक्ति का 3 माह से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध या हिरासत में लिया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 माह की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जाना प्रतिकूल या प्राधिकृत नहीं करेगी, जो खंड 7 के उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। इसी का हम सब आर्टिकल देखते हैं। सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज A and B ऑफ क्लॉज 7। इसका हिंदी में अनुवाद समझे तो आशय यह है कि ऐसे व्यक्तियों को खंड 7 के उपखंड का और उपखंड खा के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरोध नहीं किया जाता है। सारांश यह है कि निवारक निरोध कानून जनता के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम NSA कहते हैं, जो 1983 में लागू हुआ था, UAPA एक्ट, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, ऐसे निवारक निरोध कानून हैं। विश्व के किसी भी जनतंत्रात्मक देश में ऐसे निवारक निरोध कानून संविधान के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार नहीं किए गए हैं। यहां तक कि इंग्लैंड और अमेरिका में भी ऐसा कोई कानून नहीं है जो शांति काल में इस तरह के निवारक निरोध कानून का उपबंध करता हो या लागू हो। अमेरिका में आपातकाल में फेडरल सिक्योरिटी एक्ट 1950 के अधीन निवारक निरोध का उपबंध जरूर किया गया। इंग्लैंड में प्रथम महायुद्ध के दौरान डिफेंस ऑफ रियल आर्म एक्ट 1934 और द्वितीय महायुद्ध काल में इमरजेंसी डिफेंस एक्ट 1939 भी अधिनियम पारित किए गए थे जो निवारक निरोध कानून का उपबंध करते थे, लेकिन इस तरह के कानून विशेष मौकों पर ही लागू किए जाते हैं। लेबरसीन विरुद्ध एंडरसन 1942 ऑपरेटिंग पैरा AC 2 से 8 ऑपरेटिंग पैरा के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड ने अपना मत व्यक्त किया था कि प्रजा की स्वतंत्रता कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ सीमा तक कानून बनाकर उनका बलिदान किया जा सकता है। इससे देश की रक्षा हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, इसलिए निवारक निरोध कानून लगाए जाते हैं तथा उसका कड़ाई से सरकार द्वारा अमल में भी लाया जाता है। भारत में निवारक निरोध विधि यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ संविधान का अंग है, लेकिन अमेरिका में यह लॉ संविधान का अंग नहीं है। एक पृथक अधिनियम द्वारा केवल आपातकाल के लिए ऐसी विधियों की व्यवस्था अमेरिका में की गई है, या अमेरिका में ऐसी विधियों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। इंग्लैंड में ये स्थिति है, किंतु भारतीय संविधान की विशेषता यह है वह विधियों को युद्ध अथवा शांति दोनों समय में उपयोग करने का प्रावधान करता है। निवारक निरोध कानून को इस तरह से विस्तार प्रदान करने का उद्देश्य समाज विरोधी और देश को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को दबाना है। यद्यपि संविधान में निवारक निरोध कानून की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है
तथा इसके साथ ही इसकी कठोरता को कम करने के लिए संवैधानिक संरक्षण भी प्रदान किए गए हैं और पार्लियामेंट द्वारा इसके अनावश्यक दुरुपयोग को रोकने के लिए जिसकी विधायी शक्ति पर भी कंट्रोल लगाया गया है। आर्टिकल 22(4) से लेकर 7 तक के अंतर्गत निवारक निरोध कानून के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड को पुनरावलोकन का मौका दिया जाता है। नंबर 2, गिरफ्तारी के कारण जानने एवं अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का भी मौका दिया जाता है। नंबर 3, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया को भी अवसर दिया गया है। निवारक निरोध कानून प्रिवेंट एंड डिटेंशन लॉ का इतिहास क्या है, इस इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के पहले आर्टिकल 22(4) में यह प्रावधान था कि निवारक निरोध कानून प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक समय से भी ज्यादा चल सकती थी जब ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रह चुके हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता रखते हैं, इन सबसे मिलकर गठित सलाहकार बोर्ड उस समय की अवधि की समाप्ति के पहले यह रिपोर्ट दे कि अभियुक्त को हिरासत में रखे जाने के पर्याप्त कारण है। यदि सलाहकार बोर्ड इस बात की रिपोर्ट देता है कि अभियुक्त को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है तो सरकार को हिरासत में रखने का आदेश भी रद्द करना पड़ेगा। यदि सलाहकार बोर्ड हिरासत में रखने के पक्ष में राय देता है तो हिरासत आदेश देने वाला अधिकारी हिरासत की अवधि निर्धारित करेगा, किंतु किसी भी दशा में हिरासत में रखने की अवधि अनिश्चित नहीं हो सकती। आर्टिकल 22(4) का खंड 12 इसके विरुद्ध अभियुक्त को संरक्षण प्रदान करता था और यह प्रावधान करता था कि हिरासत में किसी भी दशा में उसे अधिकतम अवधि से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है। जो संसद द्वारा इस प्रकार के मामले में हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद आर्टिकल 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक निरोध कानून यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के क्षेत्र को सीमित कर दिया। इसमें खंड 4 अभियुक्त की हिरासत की अधिकतम अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया। 2 माह से अधिक अवधि के लिए व्यक्ति को तभी हिरासत में लिया जाएगा जबकि जजों का सलाहकार बोर्ड यह राय दे कि ऐसा करना ठीक है। संशोधन अधिनियम द्वारा सलाहकार बोर्ड के गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किया गया है। सलाहकार बोर्ड का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य होंगे। बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश ही हो सकता है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा रिटायर्ड न्यायाधीश हो सकते हैं। इस प्रकार संशोधित आर्टिकल के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निकाय होगा और कार्यकारिणी के दबाव से मुक्त होकर निर्णय ले सकेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रपति द्वारा 1978 के बाद 44वें संशोधन में संशोधन अधिनियम के उपबंधों को अभी भी लागू नहीं किया गया है और वर्तमान में सलाहकार बोर्ड असंशोधित आर्टिकल के अनुसार ही गठित किया जा रहा है। आर्टिकल 22(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या कोई फैसला दिया गया है, उदाहरण सहित हम अगले एपिसोड में इसको जरूर चर्चा करेंगे। साथियों, यह आर्टिकल आपको कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरों को जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः जल्दी ही हम उदाहरण के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।